नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी की दोस्त डॉक्टर प्रेरणा श्री गौड़ और आज की शाम साहित्यिक वार्ता के नाम कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हमारे साथ शिक्षाविद एवं साहित्यकार डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी भोपाल से जुड़े हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, मैम का परिचय कुछ इस तरह है। शिक्षाविद एवं साहित्यकार हैं, अनेक पुस्तकों की रचयिता हैं, अनेक कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें मुख्यतः बहके बसंत तुम, बहते ग्लेशियर, अमलतास तुम फूले क्यों इत्यादि, मालवगढ़ की मालविका, कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया, दबे पांव प्यार इत्यादि उपन्यासों की रचयिता हैं। कई अनेक लघु कथा संग्रहों की भी रचनाकार हैं, जिनमें मुख्यतः सीप में समुद्र, अन्य भाषाओं में भी इनकी पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है, जिनमें मुख्यतः बहके बसंत तुम मराठी में, मालवगढ़ की मालविका का अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है, कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया का अंग्रेजी में अनुवाद, अनेक पुस्तकों की संपादक, अनेक पुरस्कारों से सम्मानित, जिनमें मुख्यतः कालिदास पुरस्कार, मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान कंबोडिया पुरस्कार, सेतु उत्कृष्टता सम्मान अमेरिका से सम्मानित, विद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अनेक पाठ्यक्रमों में रचनाएं शामिल। तो दोस्तों, ये है हमारी मैम डॉक्टर संतोष श्रीवास्तव जी। पुनः इनका स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मैम, अब मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ और प्रश्नों पर आती हूँ। तो मैम, पहला प्रश्न है आपसे, साहित्य सृजन की ओर आप कैसे उन्मुख हुई? जी, धन्यवाद प्रेरणा जी, आपने मुझे आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके संग कि मैं काफी देर रहूंगी। ये एक जिज्ञासा भरा प्रश्न है कि मैं लेखन की ओर कैसे उन्मुख हुई। सभी का ये प्रश्न आता है और ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है। लेखन के लिए और मेरे बड़े भाई भी लेखक, मेरे पिता दर्शन शास्त्र के लेखक रहे और उन्होंने दर्शन पे बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन मैं बहुत छोटी अवस्था से लिखने लगी थी आयु से, और उसका कारण था कि मेरे पिता एडवोकेट थे और वो जबलपुर में, और वो फौजदारी के मुकदमों की जो उनके पास आते थे उसमें वो सुनती थी उनके ऑफिस में बैठकर। तो मैंने देखा कि उनके उन मुकदमों में अधिकतर स्त्री से संबंधित घटनाएं रहती हैं। किसी की स्त्री भगा ली, किसी के संग रेप हत्या, जैसे भी स्त्री के संग जो कुछ भी होता रहता, औरतें ही उसकी प्रमुख रही हैं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों ना मैं औरतों पे लिखूं, महिलाओं पे लिखूं। जब महिलाओं की ये स्थिति, तो बचपन से ही मेरे मन में महिलाओं को, स्त्रियों को लेकर एक प्रकार का लावा सा दिल में सुलगने लगा कि मुझे लिखना ही होगा इन विपरीत परिस्थितियों को लेकर। और बस वहीं से मेरा लेखन का श्री गणेश हुआ। देखा जाए तो अगर मैं कहूंगी कि मेरे खून में ही लेखन है। मेरी माँ भी बहुत अच्छी समाज सेविका और लेखन की ओर उन्मुख रही हैं, और बाद में मेरी छोटी बहन प्रमिला वर्मा भी लेखन की ओर आई। तो इन सभी वजहों से, और हमारे घर चूंकि हमारे बड़े भाई विजय वर्मा पत्रकार, संपादक, नाट्यकर्मी, आवाज की दुनिया में के बादशाह बोले जाते थे वो, तो डबिंग इत्यादि करते थे बॉम्बे में। तो उनके कारण बहुत अधिक लेखकों का हमारे यहाँ, पत्रकारों का आना जाना था। तो इस वजह से मैं उनके संपर्क में रही। मैंने पढ़ा भी बहुत, हमें अच्छी अच्छी किताबें और ये सब पढ़ने को दी गई। तो लेखन की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। जी, बहुत अच्छी जानकारी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्थिति से अवगत कराएं, खासकर जो आपने 31 देशों की यात्रा की है, वहां पर आपने हिंदी को किस रूप में पाया? जरा हमारे दर्शकों को अवगत कराएं।
और हमें जी, भी। ये प्रश्न तो बहुत ही मतलब इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे बहुत खुशी महसूस होगी, क्योंकि मैं पत्रकार मित्रता अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार मित्रता संघ की मनोनीत सदस्य थी और वहां पर भारत की ओर से प्रतिनिधित्व भी मैंने किया और तब मुझे वहां की स्थितियों का भान हुआ हिंदी की। हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा बोली जाने विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर मानी जाती है, मतलब है। भारत के अलावा भारत की ये राजभाषा है, इसके अलावा ये फिजी की भी राजभाषा है। मॉरिशस, त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम में क्षेत्रीय भाषा का इसको दर्जा मिला हुआ है। और जर्मनी के हाइडलबर्ग में जब मैं जर्मनी गई तो वहाँ लेखकों का इतना मतलब इतना सम्मान होता है, यानी एयरपोर्ट पर ही वो उसने पासपोर्ट में देखा कि मैं लिखा हुआ है कि मैं राइटर हूँ, तो अच्छा आप राइटर हैं, और वो उठ के खड़ा हो गया, उसने खड़े होके मुझे सम्मान दिया। उसके बाद हम हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां पर हमने देखा, हम यहाँ से कुछ किताबें भी हिंदी की ले गए थे और अपनी आध्यात्मिक पुस्तकें पौराणिक और मेरी खुद की लिखी। तो मैंने देखा कि मेरी खुद की तो खैर मैंने दी, लेकिन बाकी पुस्तकें वहाँ की लाइब्रेरी में मौजूद थी और वहाँ पर हिंदी के लिए मतलब एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब उसका डिपार्टमेंट है हिंदी का, और वहाँ पर बहुत से छात्र जो हैं वो हिंदी पर रिसर्च कर रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, और उनको पढ़ाने वाले जर्मन प्रोफेसर्स हैं। और संस्कृत का भी वहाँ बोलबाला है। पूरे विश्व में संस्कृत को मंच देने के लिए, पूरा मतलब सांस्कृतिक स्वरूप देने के लिए जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उसके बाद हम जब यूरोप यात्रा पे थे तो वहां पर रोम में रोम और पेरिस में भी मैंने देखा कि हिंदी के लिए और खासकर भारतीयों के लिए वहां पर बहुत ज्यादा मतलब उनके हृदय में बहुत ज्यादा मान सम्मान है। वो लोग हिंदी फिल्में देखते हैं। हमारे यहाँ के हिंदी कलाकार उस समय नरगिस, राज कपूर, शाहरुख खान आदि सब उनके बहुत ज्यादा पसंदीदा अभिनेत्रियां और अभिनेता माने मतलब उनके बीच हैं, और वो हिंदी फिल्में बहुत देखते हैं। इसके अलावा वहां पर हिंदी के जो गीत हैं उनका भी बहुत ज्यादा उनको भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। रेडियो जो हैं वहाँ के, उनमें भी हिंदी भाषा के कार्यक्रम होते हैं। ताशकंद और मॉस्को में रेडियो से भी हिंदी के कार्यक्रम जो प्रसारित होते हैं वो भी मैंने सुने और देखे। और 1957 से वहाँ के स्कूलों में मतलब हिंदी पढ़ाई जाती है, और विश्व के 200 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार मित्रता संघ के द्वारा जो हमने विदेश यात्राएं की, उनमें तो बहुत ही रोचक अनुभव रहे। मतलब हम लोग घूमने भी जाते थे तो वो इंडिया और वो गाना गाने लगते थे कि बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, या इस टाइप के गाने वो गाने लगते थे। और फिर हमसे पूछते थे आपके यहाँ इतने ज्यादा देवी देवता हैं, इनकी वजह क्या है, इतने सारे क्यों हैं? फिर हमें उन्हें बताना पड़ता था। और वो ये सारी बातें इंग्लिश में नहीं पूछते थे, हिंदी में पूछते थे। और हिंदी उनकी इतनी धारा प्रवाह, मतलब उसमें कहीं कहीं उसमें रुकावट नहीं, कुछ नहीं, वो हिंदी में बहुत अच्छे से बोलते थे और बातचीत करते थे। और जब मैं उधर जापान में थी, तो जापान में उतना ज्यादा मतलब जापानी भाषा को वो लोग बहुत मान्यता देते हैं, अंग्रेजी वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो और हिंदी भी सीख रहे हैं। वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी हिंदी का विभाग है और हिंदी के छात्र छात्राएं हैं। हम जब अगर उनसे दूसरी भाषा में यानी अंग्रेजी भाषा में कुछ पूछते हैं तो वो हिंदी भाषा में उसका उत्तर देते थे। तो जापान तो बहुत बड़ा, साहित्य में भी जापानी कवियों का बहुत, हाइकू वगैरह में उनका बहुत ज्यादा
पदार्पण हुआ है और उन्हीं से निकली हाइकू जो हमारे हैं वो उन्हीं के द्वारा भारत में आए हैं। तो इस प्रकार हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा, एक तो वहाँ के जो अप्रवासी हिंदी लेखक हैं, अप्रवासी हिंदू हैं, अकेले लेखक नहीं, हिंदू भी, जो हिंदू है वहाँ पे भारतीय रेस्तरां खोले हैं उन्होंने और उनमें पूरा भारतीय भोजन परोसा जाता है। भारतीय भोजन वहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आप जब किसी भारतीय रेस्तरां को देखेंगे तो वहाँ पे जो हिंदुस्तान से गए, भारत से गए हुए पर्यटक हैं उनकी भीड़ कम रहती है, विदेशियों की ज्यादा रहती है। वो इतना ज्यादा पसंद करते हैं भारतीय मसाले, भारतीय खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, गीत संगीत, हर चीज को वो पसंद करते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि हम उनकी तरफ जा रहे हैं, वहां जाके हमें पता चला कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये बड़ी ही खुशी की बात थी और मैंने हिंदी का वहाँ अद्भुत स्वरूप देखा। और जब मैं जो मैंने बताया कि हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में हमने काफी समय गुजारा, तो वहां पर एक जर्मन छात्रा थी जो हिंदी में रिसर्च कर रही थी। वो मुरली बहुत अच्छी, बांसुरी बहुत अच्छी बजा के उसने सुनाई और गीत भी गाया। अभी तक मुझे याद है कि उसने वो गीत की पहली पंक्ति थी कि हरे हरे बांस से बनी मुरलिया बाजे यमुना तीरे, हरे हरे बांस से बनी मुरलिया बाजे यमुना तीरे। वो गाती रही और उसके संग तबले की संगत भी दी गई। तो ये सारी जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, संगीत है, हर एक चीज है, उसका मैंने वो एक वैश्विक स्वरूप देखा। और इस पर मैंने एक किताब भी लिखी है, नीले पानियों की शायराना हरारत। वो उसमें मैंने इन देशों के संस्मरण लिखे हैं। तो और एक और पुस्तक है पथिक तुम फिर आना। तो उसमें हमारे भारत के, जो भी मैंने पूरा भारत घूमा है, तो जो भारत के विभिन्न प्रदेश हैं, जिन शहरों में हम गए उनका संस्मरण है और थोड़े से विदेश के भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर। जी, बहुत अच्छी जानकारी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, आपका उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया बहुत चर्चित हुआ। इसकी समीक्षात्मक किताब भी छप रही है और यह बेस्ट सेलर में भी आ गया है। आपको ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी हाँ, इस उपन्यास पर काफी चर्चा हो रही है और सबका यही प्रश्न है कि आपको प्रेरणा कैसे मिली। तो मैं बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मेरे मन में नागा साधुओं को लेकर एक जिज्ञासा थी कि आखिर ये हैं कौन। इनके बारे में ज्यादातर प्रचलित है कि बड़े क्रोधित होते हैं और कुंभ में ही दिखाई देते हैं और कहीं दिखाई नहीं देते। हमने कभी इनको किसी अस्पताल में नहीं देखा, हमने कहीं इनको बाजार में नहीं देखा, कहीं भी बैंकों में नहीं देखा। मतलब जो हम जिंदगी जीते हैं उस जिंदगी में ये नागा नहीं है। तो इनको लेके मेरे मन में बहुत जिज्ञासा थी और बचपन से ही इच्छा थी कि इनके बारे में जानूं। फिर 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ भरा, तो उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। वो 50 दिन का महाकुंभ था और इतने, मतलब उसमें लाखों करोड़ों लोग आए थे और इतना ज्यादा अच्छा वहां के कमिश्नर ने और पुलिस विभाग ने उसका प्रबंध किया हुआ था कि हम लोगों के लिए भी टेंट वगैरह में, टेंट मतलब बहुत अच्छे अंदर से 3-4 स्टार टाइप होते हैं और उसमें रहने की सुविधा। तो मैंने कुछ दिन वहां गुजारे और जो नागा साधु हैं उनके बहुत सारे अखाड़े होते हैं। तो उनके अखाड़ों में जो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित सभी अखाड़े हैं, लेकिन जूना अखाड़े में लाखों नागा हैं जो जिन्होंने दीक्षा ली है और उसका कामकाज भी ज्यादा लोगों के प्रकाश में आया है। तो मैंने वही नागा साधुओं के अखाड़े, जूना अखाड़े की जानकारी इकट्ठी की और मेरा जो मतलब जो मेरी जानकारी थी वो किसी पुस्तक से नहीं थी, क्योंकि इस पर मुझे कोई पुस्तक नहीं मिली, कोई किताब नहीं मिली, ग्रंथ भी नहीं मिला। थोड़ी बहुत जानकारी जरूर इधर उधर से मिल जाती थी, लेकिन जो मैं जानना चाहती थी वो नहीं थी। तो जूना अखाड़े के जो महंत थे उन्होंने मुझे इसकी सारी जानकारी दी। उनसे मैंने अपने सभी सवालों के जवाब पाए और उसके बाद मैंने इस पर किताब लिखी। जी, बहुत अच्छी जानकारी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, यह आम धारणा है कि
वे बहुत क्रोधित होते हैं और कुंभ मेले के बाद कहीं दिखाई नहीं देते हैं। नागा बनने की प्रक्रिया क्या है, हम जानना चाहते हैं। जी हाँ, मैंने पहले ही बताया कि वो बड़े क्रोधी होते हैं, ऐसा माना जाता है, क्रोधी होते हैं क्योंकि वो अपने तप में लीन होते हैं। वो हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, शिव को अपना पिता मानते हैं, पार्वती को माता मानते हैं और उन्हीं में खोए रहते हैं। सांसारिक माता-पिता वगैरह से वो अ, अलग हट जाते हैं। तो उनका जो नागा बनने का जो जो प्रक्रिया है, वो का बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया है। सबसे पहले तो ये है कि अगर जो व्यक्ति नागा बनने का इच्छुक है, तो उसको ऐसे ही नहीं शामिल कर लेते हैं, आओ भाई अच्छा हुआ हमारे अखाड़े में आ गए, अब तो हमारी संख्या बढ़ गई, ऐसा-वैसा नहीं। वो जब अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो जो नागा बनने वाला युवक होता है, उसका पता ठिकाना लेकर उसके माता-पिता को ये सूचना दी जाती है कि तुम्हारा बेटा संन्यास धारण कर रहा है, नागा बनना चाहता है। सूचना भर देते हैं, उनसे उनकी रज़ामंदी नहीं लेते हैं। उसके पश्चात वो संन्यास धारण कर लेता है और उसको अखाड़े में प्रवेश मिलता है। तो जो 13 अखाड़े हैं, जिसमें सबसे अधिक संख्या मैंने बताया नागाओं की जूना अखाड़े में है, तो सन्यासी होने के बाद ब्रह्मचर्य की परीक्षा में उसे 6 महीने से 12 साल तक लग जाते हैं। वो ब्रह्मचर्य की परीक्षा है। अमूमन ब्रह्मचारी का मतलब होता है कि स्त्री के संपर्क में नहीं आना, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी अवधारणा है ब्रह्मचारी की। तो सन्यासी होने के बाद जो वो ब्रह्मचर्य की परीक्षा देता है, मैंने बताया कि उसमें 6 महीने से 12 साल तक भी लग जाते हैं। और 12 साल तक लग जाते हैं, उसके बाद उसको मतलब उसी में रहते हुए ब्रह्मचर्य में नियम, धर्म, संयम में वो पारंगत होता है। फिर उसे दीक्षा दी जाती है। उसको वैराग्य धारण करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, संन्यास के कठिन नियमों से गुजरना पड़ता है। और इस प्रक्रिया में खरा उतरना व्यक्ति पर ही निर्भर करता है। कभी-कभी तो वो इसमें असफल भी हो जाता है, तो उसे फिर से उस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है। और इस बीच उसे अखाड़े के जो गुरु हैं उनकी सेवा करनी होती है और उनसे धर्म, दर्शन, कर्मकांड भी समझना होता है। जो ब्रह्मचारी की परीक्षा पास कर लेता है, उसे फिर महापुरुष बनाया जाता है। तो जहां उसके 5 गुरु होते हैं और वे 5 गुरु हैं पंच परमेश्वर, उनमें है शिव जी, विष्णु जी, शक्ति, सूर्य और गणेश जी। इन पांचों की आराधना से ही सारी पृथ्वी का कल्याण होता है। हम लोग भी इनकी आराधना करते हैं। ये इनके 5 गुरु माने जाते हैं। फिर हमें मन में ये सवाल उठता है कि नागा परंपरा आखिर कब से है? तो ये आदिकाल से है। वेदव्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा की स्थापना की। फिर सुखदेव ने, फिर अनेक ऋषियों संतों ने इसे आगे बढ़ाया। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए और उनमें दशनामी संप्रदाय का भी उन्होंने गठन किया और फिर अखाड़ों की परंपरा आरंभ हुई। फिर जब महापुरुष की परीक्षा में वो पारंगत होने के बाद नागा बनने की जो कठिन प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। तो जो किसी सेना में शामिल होने वाले सैनिक की जो उसको सैनिक बनाया जाता है, उसको जिस कठिन प्रक्रिया से गुजारा जाता है, वो सेम वैसे ही नागाओं का है। महाकुंभ में उनका मुंडन करा के गंगा में 108 डुबकियां लगवाई जाती हैं। फिर उन्हें अवधूत बनाया जाता है, जहां जनेऊ संस्कार के बाद नागा जीवन की शपथ गुरुओं के द्वारा दिलाई जाती है। फिर वह स्वयं अपना पिंडदान करता है। मतलब पिंडदान का मतलब है कि वो अगले पिछले सारे संबंधों को खुद ही समाप्त कर देता है और उसका नया जन्म कहलाता है। उसे नया नाम दिया जाता है, पुराने नाम से वो नहीं जाना जाता, नया नाम दिया जाता है। और फिर वह वस्त्रों का भी त्याग करता है। वस्त्रों का त्याग कर अंत में वस्त्रों के त्याग के बाद दंडी संस्कार होता है और दंडी संस्कार में वो रात भर ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ खड़ा रहता है और सुबह एक वरिष्ठ नागा आता है जो उसकी जो उसे उसकी एक नस तोड़कर उसे नपुंसक बना देता है नागा को। ये बहुत पीड़ादायी स्थिति है। कई नागा तो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते, मृत्यु तक हो जाती है। और फिर वो दिगंबर नागा
समुदाय में, नागा समुदाय में शामिल हो जाता है। अब इनकी जो टाइम टेबल है, मतलब जो सुबह से शाम तक ये क्या करते हैं, वो सुबह जब ये नागा बन जाते हैं तो सुबह उठकर 3 बजे वो उठते हैं, स्नान आदि करते हैं, और स्नान आदि करके अपना 17 हम लोगों में 16 श्रृंगार माना जाता है, इनके 17 श्रृंगार माने जाते हैं। तो उनमें वो श्रृंगार करते हैं, विभिन्न यौगिक क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं, और सारा दिन फिर ना खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं, और तप करते हैं। उसके बाद जब शाम को सूर्यास्त होता है तो वो सूर्य को अर्घ्य देकर, आचमन करके, जो भी मंत्र आदि पढ़कर फिर वो भोजन ग्रहण करते हैं। फिर वो चिलम पीते हैं, और जो उनका उसके सामने बैठकर जो उनकी जो अग्नि जहाँ प्रज्वलित करते हैं, वो कुंड के आसपास बैठकर वो बातें भी करते हैं और चिलम पीते हैं, और उसके बाद सो जाते हैं। तो ये उनकी दिनचर्या होती है। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी। इन जानकारी से हम भी नहीं अवगत थे और ना ही हमारे दर्शक अवगत थे। बहुत सुंदर जानकारी। जी। जी, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि एक नागा मिनट, साधुओं का वैसे तो इसका विस्तार बहुत अधिक है, मैंने आपको थोड़ा संक्षेप में बताया। अब जैसे उनके 17 श्रृंगार है, उनका 17वां श्रृंगार उनकी भस्म है, वो सब पहनते हैं, रुद्राक्ष की मालाएं पहनते हैं, और ये सब उनका जटाजूट धारण करते हैं, ये सब करते हैं। तो वो सब जी, तो पुस्तक में है। जी, मतलब नागा साधुओं का तब बहुत उच्च कोटि का है, उनको नमन। और साथ में इस हेतु आपने लेखनी चलाई अपनी, इसलिए मेरी तरफ से आपको हार्दिक तहे दिल से बधाई और शुक्रिया कि आपने जी, बहुत बहुत इतना धन्यवाद। अच्छा कार्य किया है। जी, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी किसी लेखक ने ये कार्य किया होगा नागा साधुओं पर। नहीं, ये पहला साहित्य का, ये पहला जी, इसलिए उपन्यास है, मैं साहित्य में लिखा गया ये जी, पहला है। इस हेतु जी मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामना और बधाई। जी, आप बधाई की धन्यवाद। पात्र हैं कि आपने नागा साधुओं को चुना। बहुत सुंदर विचार आपके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जी, हम। कर्म से तपोवन उपन्यास आपका चर्चित उपन्यास है। इसे लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कर्म से तपोवन उपन्यास में माधवी की कथा है। माधवी को मैंने महाभारत के 16वें सर्ग में उसका उल्लेख आता है, तो उसमें पढ़ा था मैंने। और उसके बाद माधवी पे बहुत साहित्य लिखा गया है, कई पुस्तकें लिखी गई हैं। भीष्म साहनी का नाटक भी है माधवी पर। बहुत से खंड काव्य लिखे गए हैं, उपन्यास लिखे गए हैं। तो सबकी अपनी अपनी धारणा है, उस हिसाब से लिखे। मुझे इसमें स्त्री विमर्श को उठाना था। मुझे जो माधवी की चुप्पी है उसने बहुत ज्यादा व्याकुल किया, और मैंने इस पर अपनी कलम चलाने का निश्चय कर लिया। माधवी जो थी वो ययाति की पुत्री थी। उनकी 2 रानियां थी, शर्मिष्ठा और देवयानी थी। देवयानी की पुत्री थी। और जिस समय ये संन्यास धारण करते हैं, मतलब वनवास, वानप्रस्थ होते हैं ययाति, तो उस समय की प्रथा थी कि वो राजमहल जैसा ही उन्होंने अपना सब आवास बना लिया था अरण्य में, और अपनी रानियों के संग, बेटी के संग सब रहते थे। तो वहां पर माधवी पल बढ़ रही थी। इतने में ही विश्वामित्र के जो शिष्य हैं गालव, वो उनसे दीक्षा में विश्वामित्र ने ऐसे अद्भुत विलक्षण घोड़े मांगे, जिनका पूरा रंग तो श्वेत है, लेकिन कर्ण जो है वो श्याम होते हैं, काले कान और सफेद उनका शरीर। तो ऐसे 800 घोड़ों की उन्होंने मांग की। अब ये घोड़े खोजने गालव निकले। तो इनको कहीं भी घोड़े नहीं मिले। इनको लगा कि इनकी, मतलब जब तक ये गुरु को दीक्षा नहीं देंगे तब तक इनका जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं कहलाएगा। तो इनको तो देना ही देना है, इनको तो खोज करनी ही करनी है। उसके बाद ये इनको कहीं से जानकारी मिलती कि भाई ययाति जो है वो बहुत दानवीर राजा कहलाते हैं, और वो आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। तो ये ययाति के पास जाते हैं। लेकिन ययाति तो वानप्रस्थ ग्रहण कर लेते हैं, गृहस्थ आश्रम से निकलकर। उनके पास तो कुछ भी नहीं था, वो तो जंगल में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो इस समय कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके मन में ये विचार आया कि चूंकि मैं बड़ा
दानवीर कहलाता हूँ, और अगर मैं इसको खाली हाथ वापस करूंगा तो मेरी दानवीरता पर कलंक आ जाएगा। तो उन्होंने माधवी उसके सुपुर्द कर दी, अपनी पुत्री। और ये भी बता दिया, मतलब मेरी नाराजगी ययाति के प्रति भी है, जो मैंने इस उपन्यास में, इस पुस्तक में प्रकट की है, कि ययाति पिता होकर अपनी पुत्री को, एक जवान था वो गालब, उसको सौंपते हैं, और ये भी बता देते हैं कि ये 4 चक्रवर्ती पुत्रों की एक चक्रवर्ती और 3 पुत्रों की, ऐसे 4 पुत्रों की माता बनेगी, और हर बार इसका कौमार्य इसे वापस मिलेगा। तो वो उसको लेके चले जाते हैं। वो उसको लेके विभिन्न राजाओं के पास गए। एक राजा के पास से 200 घोड़े मिले, दूसरे के पास से 200, तीसरे के पास से 300, मतलब 200, तो ऐसे 600 हो गए, 600 घोड़े। लेकिन एक एक साल के लिए माधवी उनके पास छोड़ी गई। माधवी ने उनके पुत्र को जन्म दिया। ये तीनों के तीनों राजा निसंतान थे और इनको पुत्र की आवश्यकता थी, तो इन्होंने माधवी को ग्रहण भी कर लिया। फिर जब 600 घोड़े मिल गए, अब 200 घोड़े कम थे, तो वो कहाँ से आए, तो माधवी ने ही सलाह दी कि विश्वामित्र के पास जाइए और बोलिए कि अब हम नहीं कर सकते, इन 200 घोड़ों को माफ करो। तो ये माधवी को लेके गए, तो विश्वामित्र ने माधवी को देखा, उसके रूप बेहद सुंदर थी, वो बहुत खूबसूरत, उसके रूप सौंदर्य को देखा, तो बोले, अरे गालब, तुम फालतू इधर उधर भटकते रहे, तुम माधवी को मेरे पास छोड़ देते, मुझे फिर घोड़ों की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा कह के उन्होंने माधवी को अपने पास रख लिया 1 साल के लिए। तो विश्वामित्र के पुत्र को भी उन्होंने जन्म दिया, और इस सारे दौरान, 4 साल के दौरान, माधवी ने मुंह नहीं खोला। माधवी ने ये नहीं कहा कि मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, मैं नहीं करूंगी। वो सारी परिस्थितियों को स्वीकार करती गई। तो ये जो बात थी, इसको मैंने स्त्री विमर्श का आधार बनाकर ये पुस्तक लिखी, कर्म से तपोवन तक। जी, बहुत बढ़िया। अब हम एक प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से लेना चाहेंगे। हमारी दर्शक ममता जी हैं। ममता जी की कलम से नागा साधुओं के विषय में वो पूछना चाह रही हैं कि चिलम पीते हैं, इसकी कोई खास वजह? जी हाँ, बिल्कुल वजह है चिलम पीने की। चिलम उनको मतलब जब आप सुबह 3 बजे उठेंगे और सारा दिन तब ध्यान सब कुछ करेंगे, तो उनको थोड़ी बहुत जो कुछ घंटों की नींद है वो बहुत आवश्यक है। तो उस नींद के लिए वो किसी भी तरह का नशा उनके लिए वर्जित है। वो सिर्फ चिलम पी सकते हैं। तो चिलम से उनको जो एक अंदर रिलैक्स फील होता है, उनको आनंद आता है, और वो उस नींद की दुनिया में चले जाते हैं, इसलिए वो चिलम पीते रहते हैं। इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगी, तो इसमें जो कैथरीन है, इसकी नायिका, वो भोजवासा के जंगलों में नागा साधु जो नरोत्तम है, उसको सिगरेट पेश करती है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन लड़की है और वो सिगरेट पीती है। तो सिगरेट पेश करती है, तो बोलती, नहीं, हम सिगरेट नहीं पिएंगे, हमारी चिलम आप पीजिए, एक सुट्टा मार के देखिए। तो वो एक सुट्टा मारती भी, और बिल्कुल एकदम घबरा जाती है कि भाई इतना ज्यादा नशा इसमें, इतना मतलब इतना खुमारी ला दी पूरी शरीर में। ये वजह है चिलम पीने की। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। अगले प्रश्न की ओर धन्यवाद। बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक मालवगढ़ की मालविका बहुत अधिक चर्चित एवं प्रशंसित हुई है। जैसा कि सर्वविदित है कि उसके एक अध्याय पर फिल्म भी बनी है। क्या आप उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगी? जी, पहले तो ये कि उस पे फिल्म नहीं बनी है, लेकिन जो बनी है वो मैं बताती हूँ। मालवगढ़ की मालविका के 3 संस्करण छप चुके हैं, और तीनों के जो प्रकाशक हैं वो अलग अलग हैं। पहले प्रकाशक थे मेधा बुक्स के, दूसरे स्टोरी मिरर के, और तीसरे किताब वाला पब्लिकेशन से। और इस पुस्तक को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक मिनट मैं इसको ये कर देती हूँ, विश्व भर के प्रकाशन संस्थानों से शोध एवं तकनीकी प्रयोग हेतु देश की उच्च स्तरीय पुस्तकों के अंतर्गत जो 60 पुस्तकों का पूरे भारत से चयन हुआ, उसमें एक मालवगढ़ की मालविका भी है। मालवगढ़ की मालविका सती प्रथा के विरोध में लिखा है। उस समय देवराला में
रूपमती सती हुई थी, 16 वर्षीय षोडशी कन्या, मतलब विवाहिता, और उसको मीडिया ने बहुत उछाला था। और उसके बाद मतलब उसका एक तरीके से मर्डर किया गया, यानी वो कौन जलना चाहेगा। तो वो मीडिया ने उछाला और वो सती का चबूतरा बना और खूब पूजा पाठ वहां होने लगा, ये सब हुआ। तो तब से मेरे मन में था कि मैं इस पर लिखूंगी, और मैंने मालवगढ़ की मालविका लिखा। तो जो मालविका है इसकी हीरोइन नायिका, वो भी पति की मृत्यु के बाद सती होने के लिए ले जाई जाती है। और जब वो सती होने के लिए उसको चिता पर बिठाते हैं और ऊपर से खूब पीपे भर भर के, कनस्तर भर भर के उस पर घी उंडेलते हैं, और घी उंडेलते उंडेलते इतने में एक मतलब इतने में एक अंग्रेज घोड़े पे हवा में गोलियां दागता हुआ आता है और उसको चिता पर से उठाकर ले जाता है और अपने बंगले में ले जाता है वहां पर। और जो क्रोध भरी भीड़ थी वो उस बंगले पे बहुत पत्थर इत्यादि बरसाती है, लेकिन चूंकि अंग्रेजों का युग था तो उनका कोई वश नहीं चलता, वो वापस लौट जाते हैं। तो जो सती को ले जा रहे हैं और जो ये मतलब चिता पे बिठा ली गई और अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा उठाई गई, ये पूरा सीन ही मंगल पांडे फिल्म में लिया गया है, एक सीन। और मंगल पांडे फिल्म में लिया गया बिना में मुझे बताए, बिना मेरी स्वीकृति के। वो जो फिल्म के निर्देशक थे केतन मेहता, दीपा शाही, 2005 में ये फिल्म बनी थी और मेरा उपन्यास तो सन 2000 में पब्लिश हो गया था। तो उन्होंने वो हमसे कोई स्वीकृति नहीं ली, ना दीपा शाही ने और ना केतन मेहता ने। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे वेल विशर्स थे उन्होंने कहा, संतोष जी आपके उपन्यास का एक अध्याय तो मंगल पांडे फिल्म में है, और देखिए आप। तो हमने मंगल पांडे फिल्म देखी तो हमने देखा कि भाई हूबहू वही सब सीन है वहां तक, जहां तक वो पत्थर फेंकते हैं। तो फिर किसी ने सलाह दी कि वहां तब हम बॉम्बे में, मुंबई में रहते थे, तो किसी ने सलाह दी कि आप फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में इसकी रिपोर्ट करिए। तो हमने जाके रिपोर्ट की तो बोले हम आपकी रिपोर्ट पे जरूर काम करते, आपको हर्जाना भी दिलाते, लेकिन आप मेंबर नहीं है, आप मेंबर बन जाइए। तो उस समय मैं मेंबर नहीं बन सकी अपने आर्थिक संकट की वजह से, लेकिन अब मैं मेंबर हूँ उसकी, मतलब आजीवन सदस्य हूँ। तो वो बात आई गई हो गई और उस पे कोई भी मेरी तरफ से कोई केस नहीं दायर किया गया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि चलो सबको ये तो पता चल गया कि मेरा एक अध्याय इस फिल्म में लिया गया है, मेरे लिए उतना ही काफी है। जी जी, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों आप क्या लिख रही हैं? भविष्य में लेखन की आपकी क्या योजनाएं हैं? जी, इन दिनों तो मैं अपने विश्व पुस्तक मेले में आने वाले उपन्यास उर्वशी और पुरूरवा के प्रूफ पढ़ रही हूँ। और उर्वशी और पुरूरवा की जो कथा है वो वैदिक संस्कृति की पूरे विश्व की पहली प्रेम कथा है, उस पर मैंने लिखा है और ये उपन्यास विश्व पुस्तक मेले में आने वाला है। इसके बाद योजना तो है मेरे दिमाग में एक और उपन्यास लिखने की, लेकिन अभी मैंने उस पर काम करना शुरू नहीं किया। उसका मतलब उसका सिनॉप्सिस टाइप बना के रख लिया है। अब देखती हूँ, अभी विश्व पुस्तक मेला है, फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच संस्था है, उसका राष्ट्रीय सम्मेलन भी है 16 फरवरी को, मैं उस काम में भी लगी हूँ, मैं उसकी संस्थापक अध्यक्ष हूँ। तो ये सब काम निपट जाएंगे तब मैं उस नए उपन्यास पे काम शुरू करूंगी। जी, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, आपके नाम से संतोष श्रीवास्तव कथा सम्मान मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति और हिंदी भवन न्यास ने इस वर्ष स्थापित किया है। यह कैसे संभव हुआ? जी, मेरे लेखन को 50 वर्ष हो गए हैं, मुझे लिखते हुए 50 वर्ष हो गए हैं। और हम तो चुपचाप लिखते रहे, लेकिन हमारा मूल्यांकन करते रहे वो, इसकी हमें जानकारी नहीं थी। उन्होंने मूल्यांकन किया और उन्होंने ये पाया कि मेरे नाम से कुछ होना चाहिए। तो ये एक सरकारी संस्था है और पंडित रविशंकर शुक्ल हिंदी भवन न्यास
और मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति दोनों ने मिलकर मेरे नाम से उपन्यास पुरस्कार की शुरुआत की है। इसी वर्ष से स्थापित किया है और अभी 25 दिसंबर को ही वो कार्यक्रम होने वाला है और उसमें हल्द्वानी की लेखिका प्रभा पंत को पुरस्कार दिया जा रहा है 21,000 का। तो ये तो मेरा बहुत सौभाग्य है। मुझे मुझे मैंने तो लोगों को कहा, अरे मेरे मरने के पहले ही ये मेरे नाम से ये सब शुरू हो गया और वो हमेशा रहेगा क्योंकि सरकारी है। ये मेरे लिए एक अद्भुत, मतलब मेरे लिए रोमांचक भी है, अद्भुत भी है और बेपनाह खुशी भरा ये अवसर है और हर वर्ष ये दिया जाएगा मेरे जी, जीवित बिल्कुल रहते सही भी। कहा आपने। जैसा कि जी। लेखकों के साथ यही होता है कि मरने के बाद उन्हें हाँ, नसीब मरने के में होता बाद। है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जी। इसलिए आपको मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। अमूमन होता यही है कि मरने के बाद होता, अब भैया लेखक कौन सा देखने आ रहा है कि मेरे लिए तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। उसके सामने हो जी, जाए तो उसको कितनी खुशी महसूस होती है। जी, बिल्कुल, जी। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नवोदित रचनाकारों के लिए आपका क्या संदेश है? आपने इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज से 10 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। आपकी यह संस्था वैश्विक स्तर का रूप ले चुकी है। कुछ इसके बारे में बताइए। जी हाँ। अंतरराष्ट्रीय विश्व मैत्री मंच वैश्विक स्तर पर, पहले हमने उसका नाम विश्व मैत्री मंच रखा था, लेकिन जब उसने अंतरराष्ट्रीय स्वरूप लिया तो हमने उसमें अंतरराष्ट्रीय शब्द भी जोड़ दिया। और इस संस्था में अभी तक लगभग 5,000 के लगभग सदस्य हो चुके हैं। इसकी हर प्रदेश में नहीं, मतलब 6 प्रदेशों में इकाइयां हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली प्रदेश और एक केंद्रीय इकाई भी है जो आरंभ में खोली गई थी और फिर उसके बाद इकाइयां बटी। इन सब इकाइयों के अध्यक्ष हैं, वहां पर भली भांति कार्य होता है। तो इस संस्था का उद्देश्य, ये संस्था हमने 2014 में 8 मार्च 2014 में मुंबई में स्थापित की और ये उद्देश्य लेके हमने स्थापित की कि जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, जिन्हें मंच पर आने का अवसर नहीं मिलता और जिन्हें लिखने का माहौल नहीं मिलता है, जिनके अंदर चित्रकला है, नाट्य कला है, संगीत कला है, लेखन कला है, सारे गुण उनके अंदर मौजूद है और उनको अवसर नहीं मिल रहा है। तो हमने इन सब कलाओं को विश्व मैत्री मंच के उद्देश्यों में शामिल करके और ये संस्था स्थापित की। उसके बाद हमने जब मुंबई के में इसका भली भांति कई कई कार्यक्रम कर डाले तो हमें लगा कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए और भी लोगों को जोड़ना चाहिए। तो हमने भारत के अन्य शहरों में भी इसकी गोष्ठियां, इसके सेमिनार करने शुरू किए। उसके बाद हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे हमने इजिप्ट में किया, रशिया में किया, उज्बेकिस्तान, भूटान, इन सब जगहों पे हम कर चुके हैं, दुबई, इन जगहों पे हम कर चुके हैं। और जब हम विदेश जाते हैं तो हम हमारे संग जो चित्रकार हैं वो अपनी कृतियां लेकर जाते हैं, नाट्य मंचन होता है, इन पर परिचर्चा होती है, हिंदी के विकास के लिए हम कार्य करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, मतलब बहुत प्रसिद्ध संस्था। इस पर हमें 51,000 का बेस्ट संस्था पुरस्कार भी मिल चुका है और ये अपने कार्य में अभी हमने काव्य चौपाल का एक कार्यक्रम भी आरंभ कर दिया। कहानी संवाद का तो ऑनलाइन है, अभी ऑफलाइन हमने काव्य चौपाल भी शुरू कर दिया जो हर महीने होता है। तो इस तरह ये दिनों दिन तरक्की कर रही है और सभी लोग इसमें जुटे रहते हैं, बहुत अच्छी है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम नव युवकों को, युवा पीढ़ी को आगे लाएं और मैं कभी भी उनको, अगर वो किसी कविता में अटकते हैं, कहानी में अटकते हैं, तो मैं उनको सहायता करती हूँ और ऐसा करते हुए जो मेरे द्वारा इन अंकुरों को सहेजा गया, आज ये एक बड़े वट वृक्ष के रूप में बन गए हैं और ये सब मुझे मानते हैं। मैं सबकी दीदी हूँ, सब मुझे दीदी कहते हैं और बहुत मुझे मान सम्मान देते हैं। जी, बहुत सुंदर कार्य आपका। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। आपका नवीन प्रकाशित कविता संग्रह यादों के रजनीगंधा की एक कविता सुना दीजिए। यादों के रजनीगंधा
मैं आपको कविता की जगह कुछ मुक्तक सुना दूंगी। ये यादों के रजनीगंधा वनिका पब्लिकेशन से अभी प्रकाशित हुआ। इसमें छंद मुक्त कविताएं हैं। और चूंकि मैं गद्य लेखिका ज्यादा हूँ, मतलब मूल रूप से मैं गद्य लेखिका हूँ, लेकिन मैं अपने स्वांतः सुखाई के लिए कुछ गजलें, कुछ मुक्तक, कुछ शेर इत्यादि लिखती रहती हूँ, जो मंचों पे मैं सुनाती हूँ। तो मैं आपको तरन्नुम में 2-3 मुक्तक सुनाती हूँ। जी। खुदा जब ना खुदा से रूठता है, खुदा जब ना खुदा से रूठता है, लबे साहिल सफीना डूबता है। क्या है ये राज कैसे बतलाएं, क्या है ये राज कैसे बतलाएं, किनारों को पसीना छूटता है, किनारों को पसीना छूटता है। इसी तरह वाह, के हैं मुक्तक। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, क्या बात है। और 1-2 लाइन का एक शेर मेरा कन्याओं के जी। लिए, बेटियों के लिए है, वो सुना देती हूँ अंत में। कि तालीम याफ्ता हुई हैं जब से बेटियां, तालीम याफ्ता हुई हैं जब से बेटियां, बस्ती में कोई शख्स भी जाहिल नहीं रहा, बस्ती में कोई शख्स भी जाहिल नहीं रहा। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी, और भी बहुत कुछ बहुत हो तो धन्यवाद। सुनाइए, क्योंकि हम तो अब और भी सुनने के लिए उत्सुक हो गए हैं। और भी सुनना चाहती हैं आप? देखिए मुझे कितना याद है। चलिए यही अरे, शेर सुना देते हैं, मतलब जिसकी ये शेर है यही गजल सुना देते हैं। जी, बिल्कुल पेश कीजिएगा। अम, जी, थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। जी, जी, एक जी, शेर जी, इसका बिल्कुल। ये है, एक शेर इसका ये है कि दौलत के बल पे उसने अदालत खरीद ली, दौलत के बल पे उसने अदालत खरीद ली, वो मेरा कत्ल करके भी कातिल नहीं रहा, वो मेरा कत्ल करके भी कातिल नहीं रहा। और लबरेज था तो सबकी निगाहें उसी पे थीं, लबरेज था तो सबकी निगाहें उसी पे थीं, खाली गिलास रौन के महफिल नहीं रहा, और आईना जब से मेरे मुकाबिल नहीं रहा, आईना जब से मेरे मुकाबिल नहीं रहा, कोई भी शख्स दर्द में शामिल नहीं रहा, कोई भी शख्स दर्द में शामिल नहीं रहा। और अंतिम शेर अर्ज करती हूँ कि उस बेवफा को दोस्त कहूँ किस जबान से, उस बेवफा को दोस्त कहूँ किस जबान से, वो अब तो दुश्मनी के भी काबिल नहीं रहा, वो अब तो दुश्मनी के भी काबिल नहीं रहा। वाह, धन्यवाद। क्या बात है। वाह, बहुत सुंदर। बहुत लिखती शुक्रिया। तो इतना सुंदर है ही है, लेकिन बोलने का तरीका भी बहुत सुंदर है। जैसा कि जी, कहा बहुत जाता है और धन्यवाद। माना जाता है अक्सर, कि लिखने वाला अच्छा नहीं बोल पाता है और बोलने वाला अच्छा नहीं लिख पाता है, लेकिन आपको तो ईश्वर ने दोनों ही गुण दे दिए। जी, आपने मेरी तारीफ कर दी, मेरा तो आज का दिन दिन तो निकल गया, अब रात भी बन गई। बहुत जी, अच्छा जी। लगा आपसे बात करके। जी प्रेरणा मुझे भी जी। बहुत अच्छा लगा। आप आज की साहित्यिक वार्ता कार्यक्रम में आप शामिल हुई और हमारे दर्शकों को और हमें अच्छी जानकारी दी। आपने अपने लेखन और अपनी रचनाओं से हमें अवगत कराया और अपना अमूल्य समय दिया। व्यस्तता के बावजूद भी आप हमारे इस कार्यक्रम में आई और हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारियों से हमें अवगत कराया। इसलिए मेरी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। ये यूट्यूब पे सुरक्षित रहेगी, इसकी रिकॉर्डिंग आप ज़रूर देखिएगा। और मेरा ऐसा कहना है कि जो भी आपके मन में किसी भी, जैसी प्रेरणा जी ने अभी जानकारी दी, उसमें कोई भी क्यूरियोसिटी हो, कोई भी जिज्ञासा हो, आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप प्रेरणा जी से ले सकते हैं। जी, बिल्कुल धन्यवाद। मैम। नमस्कार। नमस्कार। जी।